आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य का सिलेबस जो है, लेटेस्ट क्या सिलेबस है वो हम देखने जा रहे हैं। आपके लिए वैसे सिलेबस बहुत ही कम अक्षर चेंज होता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे बता दूं कि आपको सिलेबस का अध्ययन करना चाहिए। इस सिलेबस के आधार पर हम ये भी तय करेंगे कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए, अर्थात कौन कौन से कवि पढ़ने से आपका काम 100% हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है कि कितने सवाल यदि हम अटेंड करेंगे, कौन कौन से कवि पढ़ लेंगे तो हमारा काम 100% हो जाएगा। यानी चाहे हम 100 के 100% पढ़ो, चाहे हम यानी इतने कवि पढ़ेंगे तो भी हमारा काम है वो 100% क्वेश्चन है वो अटेंड कर पाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है और इस बात पर ही हम इस पाठ्यक्रम का आज अध्ययन करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो बनता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। और अपना सफर बहुत लंबा है, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन से संबंध है, एजुकेशन जो है वो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन से संबंधित बहुत सारे वीडियोज और नॉलेज जो है आपको मिलता रहता है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, अपन देखते हैं कि सिलेबस हमने वैसे इससे पहले हमने ज्योग्राफी का देखा, पॉलिटिकल साइंस का देखा, इससे पहले जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश सभी का देखा। अब हम हिंदी साहित्य का देखेंगे। आप जानते हैं हिंदी साहित्य में पेपर कितने होते हैं? पेपर होते हैं आपके 2। ये यहां तक समझ लीजिए, 2 पेपर होते हैं, प्रत्येक पेपर 100 अंक का होता है। ये आप सभी के लिए समान है। अब देखिए इसमें पेपर, ये जैसे ये सिलेबस जो हम पढ़ेंगे, ये सिलेबस सभी के लिए है। बीए सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले चाहे कहीं भी हैं तो उनके लिए, सभी के लिए है। तो 2 पेपर होते हैं, 100 नंबर के होते हैं। 36 नंबर उत्तीर्णांक होता है। अब 36 नंबर उत्तीर्णांक होता है, लेकिन अभी आपने देखा होगा, थोड़ा सा आपको उदाहरण दूं कि जैसे अभी जैसे विद्या संबल योजना के जो फॉर्म भरे जा रहे थे, उसमें मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट है वो एक एक 2-2 नंबर से रह रहे हैं। अर्थात एक एक 2-2 नंबर से, एक नंबर अगर उनकी ज्यादा होता तो शायद उनका नंबर आ जाता, 2 नंबर ज्यादा होते तो उनका नंबर आ जाता। इसलिए हमें जहां तक हो सके बीए की एग्जाम और एमए की एग्जाम को हमें अच्छे से तैयार करनी चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखे, अपना जो लक्ष्य है वो 70 अबव होना चाहिए। हमारा लक्ष्य कितना होना चाहिए? 70% से अबव होना चाहिए। और 70% से अबव होना कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं। देखिए, आपका सिलेबस और उसके आधार पर हमें कैसे तैयारी करनी है वो आपको बता दूं। देखिए, पहला जो पेपर होगा आपके, वो रीति काव्य या रीतिकालीन काव्य, यानी 2 नामों से चलता है ये। रीति काव्य कह सकते हैं, रीतिकालीन काव्य कह सकते हैं। 100 नंबर का पूरा पेपर होता है, न्यूनतम उत्तीर्णांक 36 होते हैं, 3 घंटे का पेपर होता है। इसके लिए आपके कौन कौन से पाठ है, अब इसको देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा इसको, कि केशवदास है आपके। केशवदास में रामचंद्रिका में से है, सूर्योदय वर्णन में से है, पंचवटी वर्णन में से है, हनुमान का जो लंका गमन है उसमें से है। इसके अलावा आपके बिहारी आता है, बिहारी के 20 दोहे हैं आपके दिए हुए। देव के पद भी हैं, भूषण भी है, गणानंद भी है, और आलम है, पद्माकर है, सेनापति है, कवि वृंद है, मतीराम है। अब देखिए, आप में से जब किसी ने मिलान किया है, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी ने मिलान किया है, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी के लिए 9 नंबर और 10 नंबर वाला नहीं है, लेकिन ये एमडीएसयू में पढ़ने वालों के लिए बाकी 8 तो सेम है। अब एमडीएस में पढ़ने वालों के लिए 2 तो कौन से छोड़ने, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों के लिए, एमडीएस में पढ़ने वाले की आलम और पद्माकर जो है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में है, लेकिन एमडीएस में नहीं है। एमडीएस से एमडीएसयू में आलम और पद्माकर के स्थान पर कौन से है? वृंद और मतीराम है। और एमडीएसयू में तो ये है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपके जैसे ये वृंद और पद्माकर, इनके स्थान पर आपके आलम और पद्माकर। तो कहने का अर्थ है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी वालों को तो यानी वृंद और मतीराम नहीं पढ़ना है, और एमडीएस यूनिवर्सिटी वालों को आलम और पद्माकर नहीं पढ़ना है। बाकी सभी यूनिवर्सिटी में सेम है, बाकी सभी में सेम है, आप अपना मिलान कर सकते हैं। आपको सबसे पहले अपने सिलेबस का मिलान करना चाहिए। अब देखिए, अब देखते हैं कि इनमें से सवाल कैसे आते हैं। 8 कवि हैं आपके। कितने कवि हैं? 8 कवि दिए हुए हैं। अब इनका देखिए, बता देता हूं आपको कि इनका जो अंक विभाजन क्या है। देखिए, ये अंक विभाजन है। व्याख्या संबंधी प्रश्न आएंगे, 4 व्याख्याएं आएगी, और आंतरिक विकल्प आएगा। आंतरिक विकल्प आएगा, 4 व्याख्या आएगी, मतलब अथवा में आएगी, 8 व्याख्याएं आएगी। आपके पास कवि कितने हैं? 8 हैं। तो प्रत्येक कवि में से एक व्याख्या आनी है। तो आप
एक कवि यदि आप अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो उसमें से एक व्याख्या ये आ जाती है। यानी कहने का अर्थ 4 कवि यदि आपने याद कर लिए तो 4 व्याख्याएं आ जाएगी। मेन बात, 4 कवि आपने अच्छे से याद कर लिए, 4 व्याख्याएं आ जाएगी। निबंधात्मक प्रश्न कुल 4 हैं, आंतरिक विकल्प सहित है। देखिए 4 व्याख्या है, वो चारों व्याख्या 10-10 नंबर की है और 40 अंकों की है। इसके अलावा 15-15 अंकों के प्रश्न हैं और ये जो है वो आपके यानी 60 अंकों की है। अब मैं थोड़ा सा इसमें परिवर्तन भी बताऊंगा कि क्या परिवर्तन और यूनिवर्सिटी में क्या परिवर्तन हो सकता है। देखिए तो निबंधात्मक प्रश्न है वो कुल 4 आंतरिक विकल्प वाले हैं। इसका मतलब 8 प्रश्न आने हैं। 8 प्रश्न आने, आपके पास कवि कितने हैं? 8 ही हैं। तो एक कवि में से एक प्रश्न आ गया कि नहीं आ गया? तो कहने का अर्थ है कि यदि आप लगभग 5 कवि अच्छे से याद कर लेते हैं, 5 कवियों को आप अच्छे से याद कर लेते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं अभी, अब मैं एमडीएस की बात करूंगा। जैसे 5 कवि आपने याद कर लिए, 5 कवि याद कर लिए, इसका मतलब आपके पूरे में से पूरे अंक आ सकते हैं। अब एमडीएसयू में क्या होता है कि जैसे व्याख्याएं 3 व्याख्याएं आती है, उनमें से जैसे 2 करनी होती है। क्या होता है? 3 व्याख्याएं आती है और 2 करनी होती है। व्याख्या भी जो होती है 20-20 नंबर की हो जाती है। 3 व्याख्याएं करनी होती है, 3 व्याख्याएं करनी होती है और वो लगभग यानी 10-10 नंबर की होती है। कितनी होती है? 10-10 नंबर की होती है। तो 10-10 नंबर की होती है, 10 इंटू 3 बराबर 30 की व्याख्या आ जाती है। उसके अलावा आपके जो प्रश्न होते हैं 45 अंकों के वो प्रश्न हो जाते हैं और रीतिकालीन काव्य से संबंधित प्रश्न है वो भी आपके आ जाता है। तो इस प्रकार मिलाकर के उनके 100 अंक हो जाते हैं। लेकिन अपने ये जैसे इस तरह से है तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। इनको भी यदि आप फॉलो करते हैं तो भी आपके कोई नुकसान नहीं है। तो ये तो था फर्स्ट पेपर। सेकंड पेपर देख लीजिए, आपके सेकंड पेपर क्या है? सेकंड पेपर यह है, सेकंड पेपर है आपके नाटक और एकांकी। नाटक और एकांकी है, एक है नाटक और निबंध। नाटक और निबंध एक पेपर ये चलता है। नाटक और निबंध, तो नाटक तो सेम है सभी में, तो इसका मतलब इससे संबंधित आधे प्रश्न इसमें से आएंगे, इससे संबंधित आएंगे, आधे एकांकी से संबंधित आएंगे। तो आधे प्रश्न नाटक में से, आधे प्रश्न निबंध में से, अगर आपके किसी के नाटक और निबंध चलता है तो नाटक वाला तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वही बात है, 100 अंकों का पेपर है और 36 उत्तीर्णांक है, 3 घंटे का समय है। अब जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए नाटक कौन सा है? नाटक है कोणार्क, जगदीश चंद्र माथुर का लिखा हुआ है। ये नाटक आपको अध्ययन करना है। वैसे मैं पूरा अध्ययन तो करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। एकांकियां है आपके ये, एक आपके एकांकी लिखी हुई है उत्सर्ग एकांकी लिखी हुई है रामकुमार वर्मा की। तांबे के कीड़े भुवनेश्वर की लिखी हुई है। नया पुराना उपेंद्र नाथ अश्क की लिखी हुई है। ममता का विष विष्णु प्रभाकर की है। काल पुरुष और अजंता की नर्तकी लक्ष्मी नारायण लाल की लिखी हुई है। आवाज का नीलाम धर्मवीर भारती की लिखी हुई है। हरी घास पर घंटे भर सुरेंद्र वर्मा की लिखी हुई है। ये आपके 7 एकांकी है। एक नाटक है और तीसरा एक प्रश्न आ जाता है नाटक एवं एकांकी का उद्भव और विकास। इसमें से 8 नंबर का प्रश्न आता है अकेले में से, और ये पढ़ेंगे तो कितने होगा? ज्यादा से ज्यादा 4 पेज, 4 पेज। और कितने वीडियो? 3 वीडियो। 3 वीडियो यदि आप इसके पढ़ लेंगे तो इसका मतलब है कि उसमें 8 नंबर तो आपके पक्के खरे हैं और इसमें से ही प्रश्न कटते हैं, क्योंकि विद्यार्थी बहुत ज्यादा जो है, जो इसमें से बहुत कम जो प्रश्न है वो आपके सीरीज वगैरह में दिए हुए होते हैं और वो समझ में भी पूरे नहीं आ पाते हैं। इसलिए इसको अच्छे से याद करेंगे। उत्सर्ग, ये जो एकांकी जैसा इनमें से प्रश्न आने हैं और नाटक में से आने, तो 3 तरह से आपके प्रश्न आने। अब इनका देखिए विभाजन कैसे रहेगा। विभाजन आपको बता देता हूं। अंक विभाजन, आपकी व्याख्या संबंधी प्रश्न आएंगे। इसमें 2 व्याख्या नाटक से आएगी, 2 व्याख्या एकांकी में से आएगी और आंतरिक विकल्प वाली आएगी। तो इसका मतलब है कि नाटक से 4 व्याख्या आएगी और 4 व्याख्या किससे आएगी? एकांकियों में से आएगी। उनमें से 2 करनी होगी, इनमें से 2 करनी होगी। अब आप देखिए कि जैसे मान लो नाटक यदि आपको अच्छी तरह से याद हो जाता है, नाटक याद करने का मतलब उसका केंद्रीय भाव याद होना चाहिए। नाटक का केंद्रीय भाव याद हो जाए तो आप उसमें नाटक में से अंदाजा लगा लेंगे कि ये नाटक में से है। एकांकी जो है, एकांकी भी कोई बड़ी नहीं है, वैसे आप पढ़ भी सकते हैं। और
9 नंबर की आएगी 4 इंटू 9, 4 व्याख्या आएगी जिनको 9 अंकों की होगी, 36 अंक उसके बनते हैं। प्रश्न आपके आएंगे, निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, और वो निबंधात्मक प्रश्न कैसे होंगे, 2 नाटक पर होंगे और 2 एकांकियों में से होंगे। 2 का मतलब आंतरिक विकल्प आएंगे, तो इसमें से भी 4 प्रश्न आएंगे, इसमें से भी 4 प्रश्न आएंगे। तो एकांकियों में से है तो 4 एकांकी यदि आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, एक नाटक आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, और इसके अलावा नाटक एवं एकांकी का उद्भव और विकास ये पढ़ लेते हैं, तो आपके 100% अंक है वो पूरा पेपर कवर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो इसमें से एक टिप्पणी आएगी, वो भी आंतरिक विकल्प पर आएगी, जैसे नाटक क्या है, एकांकी क्या है, इसका उद्भव कैसे हुआ, नाटक के तत्व कौन कौन से हैं, एकांकी के तत्व कौन से हैं, एकांक का उद्भव कब हुआ, इन पर टिप्पणी लिखनी होती है। 8 अंक का प्रश्न होता है, बहुत ही सरल है, कोई बड़ी बात नहीं है। उम्मीद करता हूं आपके अच्छे से समझ में आया। समझ में आया तो आप जरूर मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। यानी इसी प्रकार जो है मैंने अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है कि आपको किस तरह पढ़ना है। तो 3 तरह से इसमें विभाजन हमें देख करके पढ़ना है, और जैसे व्याख्या वाला जो है ना, व्याख्या वाला पढ़ना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना, व्याख्या आना आपको जरूरी है। इसके अलावा प्रश्न जो है, प्रश्न तो आप यदि आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मेरे हिसाब से मैं प्रश्न करवाने का प्रयास करूंगा। नाटक, एकांकियां, उद्भव और विकास जो है ये तो मैं जल्दी ही आपको करा दूंगा। इसके लगभग 3 वीडियो आप पढ़ेंगे और 3 वीडियो में आपका ये जो चैप्टर है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, क्योंकि ये हिंदी का हो गया है, आपकी राजनीति विज्ञान का मैंने भेज दिया है। इसके अलावा अब हिस्ट्री का रहा है, तो हिस्ट्री का मैं जल्दी ही आपको भेज दूंगा और आ जाएगा आज या कल में ही। इसके अलावा भी और कोई सब्जेक्ट जिनका पाठ्यक्रम यदि आपको चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं जरूर कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।